मायावती के बारे में सभी लोग जानते हैं, यहाँ तक कि बीजेपी, कांग्रेस और जितनी भी पार्टियां हैं, वह उनका नाम भी बड़ी अदब से लेती हैं और कोई भी बहन जी के लिए बात कहने से पहले 4 बार सोचते हैं। कुछ लोग बेबुनियादी बातों को बेवजह भी बोल देते हैं, वह उनकी अज्ञानता होती है। लेकिन बहन जी के लिए ना तो नरेंद्र मोदी जी भी कुछ कहते हैं, ना योगी जी भी कुछ कहते हैं। अखिलेश यादव तो कई बार कन्नी काटते हुए नज़र आते हैं बहन जी के बारे में कोई भी शब्द कहते हुए, ताकि उनसे कोई गलती से कोई शब्द ऐसा ना निकल जाए जो उनकी राजनीति को खराब कर दे। बहुत सारे सोशल मीडिया वाले या यूँ कहें स्ट्रीम मीडिया या मेन मीडिया बहन जी की बात नहीं दिखाता है, क्योंकि उनकी अगर ज़रा-सी बात भी वो कह देता है तो बड़ी दूर तक चली जाती है। देश के अंदर वो बहुत ज़्यादा इस वक़्त सड़कों पे नहीं निकलती हैं, लेकिन उस वक़्त सड़कों पे निकली थी, जिस समय देश की सड़कें बनी भी नहीं थी और देश के अंदर सबसे बड़ी सड़क देने का काम किया, यानी कि खूबसूरत सड़क देने का काम किया, एक्सप्रेस हाईवे देने का काम किया। उसके बाद देश की सड़कों को पता चला कि सड़कें कैसे बनती हैं और कितने स्टॉपेज होने चाहिए, कहाँ-कहाँ पर ब्रेकर होने चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे पड़ाव होना चाहिए। इस तरीके की राजनीति करी और बहुजनों के इतिहास को पुनः जीवित करने का काम किया बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने। लेकिन आजकल कहते हैं कि कुछ बदले-बदले से सरकार नज़र आते हैं, तो आजकल बहन जी के ऊपर बहुत सारे लगातार आरोप भी लगते हैं। वह हम अभिषेक जी से भी जानेंगे कि जो उनका लंबा संघर्ष था, बहन जी ने आवास विकास योजनाएँ दी, थोड़ा-सा मैं ज़रूर बता दूँ। आवास विकास योजनाएँ दी उन्होंने, बहुत सारी मतलब कई लाख नौकरियाँ देने का काम किया जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया। उन्होंने तमाम भर्तियाँ करवाई, उन्होंने तमाम जिलों का कार्य करा। तो ये सारे कार्य करने के बावजूद भी आज लोग थोड़ा-से बदले हुए नज़र आते हैं। इसका क्या कारण है अभिषेक जी, क्या कहना चाहेंगे? कि बहन जी के ऊपर तमाम लोग कहते हैं कि बहन जी अब वो नहीं रही हैं जो बहन जी पहले थी। तो बहन जी की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? क्या वो बहन जी पुराने वाली बदल गई हैं? क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा-सा इतिहास बताएँ, फिर बहुजनों की राजनीति के अंदर कितनी भूमिका रखती हैं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती? अभिषेक जी। देखिए बहन जी के बारे में आपने जितना समय रखा है वो बहुत थोड़ा है। बहन जी के संघर्षों को उसमें बयान नहीं किया जा सकता है। जैसे ब्राह्मण लोग गुरु की बात करते हैं ना कि गुरु की महिमा को जो है अगर सारे समुद्र को स्याही बना लिया जाए और सारे पेड़ों को कलम बना लिया जाए तभी नहीं लिखी जा सकती। तो जो बहन जी का माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जो संघर्ष है, जो समाज के प्रति जो समर्पण है, उसी तरह से अगर समुद्र को स्याही बना के और पेड़ों को जो है कलम बना के लिखा जाए तो इनके जो योगदान को नहीं लिखा जा सकता है। और बहन जी पे सवाल कौन लोग उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? इसके लिए मैं एक बात बता दूं कि जितना बहन जी ने संघर्ष किया है, अगर वो किसी जातिवादी समाज की होती तो जैसे जातिवादी समाज के लोग देवियों को पूजते हैं वैसे इनकी भी मूर्ति लगा के लोग पूजा करते हैं। क्योंकि माननीय बहन जी ऐसे समाज के लिए संघर्ष कर रही हैं जो समाज कभी राजा था और उसके गले में मटका बांध दिया गया, वो अपने हाथ से मटका भी नहीं उतार सकता। मटका भी किसी दूसरे समाज ने उतारा। या ये कहिए कि माननीय बहन जी उस समाज का नेतृत्व कर रही हैं, या ये कहिए कि माननीय बहन जी अकेली शेर है जो गीदड़ों का नेतृत्व कर रही है। ये गीदड़ समाज का जो है एक शेरनी जो है नेतृत्व कर रही है। तो जो गीदड़ हैं उनको कुछ समझ में आता नहीं है तो वो शेरनी के ऊपर ही क्या करते हैं, सवाल खड़ा करते हैं। तो ये कहानी है बहन जी के ऊपर आरोप लगाने वाले। ज्यादातर आप देखेंगे कि जो सामाजिक रूप से गद्दार हैं वो बहन जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, जो कायर हैं वो आरोप लगाते हैं, जो चमचे हैं, गुलाम टाइप के लोग हैं, वो बहन जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसको बहन जी के ऊपर आरोप लगाना है वो एक बार अपने घर पे नजर दौड़ा के देख ले कि उनकी माँ की क्या हालत है, उनकी दादी की क्या हालत थी, और जिन हालतों में वो लोग अपनी जिंदगी को जिया है, क्या उनको बहन जी की तरह रिवोल्ट करने की जरूरत नहीं थी? क्या अपने स्वाभिमान को हवा देने की जरूरत नहीं थी? अपने समाज के लिए खड़े होने की जरूरत नहीं थी?
तो जो लोग कायर हैं, कायरों के बच्चे हैं, उनको स्वाभिमानी लोग पसंद नहीं आते हैं, या यूं कहिए कि उनको समझ में स्वाभिमानी लोग नहीं आते। इसीलिए आप देखिए कि बाबा साहब को का जो एक सेक्रेटरी था कजरोरकर, क्योंकि वो सेक्रेटरी बाबा साहब का था, पैसे के ऊपर काम करता था, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है उसका वाहक बन गया और बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ ही बंबई से चुनाव लड़ गया और बाबा साहब को हरा दिया। तो हरा दिया तो क्या किया? क्या वो लीडर हो गया? नहीं, वो कांग्रेस का चमचा बन गया। और आपको अगर आप देखेंगे तो लोग इस बात पे भी बाबा साहब की आलोचना कर सकते हैं कि बाबा साहब तो चुनाव हार गए थे। तो कहने का मतलब है कि जो लोग कायर हैं, जो लोग अपनी माँ की, अपनी दादी की जिंदगी को नजदीक से नहीं देखा या देखा है लेकिन अचेत रहे हैं, वो लोग जब बहन जी के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो आज भी आत्मसम्मान से परिचित नहीं है, उनको आत्मसम्मान के जीवन के बारे में कुछ पता नहीं है। और आप ऐसे लोगों से मिलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितना इनका आत्मसम्मान, स्वाभिमान गिरा हुआ है। ये केवल जानवरों की तरह जी रहे हैं, ये जानवरी क्रियाकलाप करके केवल जी रहे हैं। इनका स्वाभिमान, सम्मान या बहुजन आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। तो ये वैसे लोग हैं। लेकिन माननीय बहन जी को आज हर कोई क्यों सम्मान देता है? क्योंकि माननीय बहन जी ने ऐसे आंदोलन की वाहक बनी, ऐसे आंदोलन को अपने कंधे पे उठाया, जिस आंदोलन पे कदम कदम पे जान का खतरा था, पूरी जिंदगी का खतरा था, और ऐसे समाज के लिए उठाया जो समाज अपने हाथ से अपने गले का मटका तक नहीं खोल सकता। मटका गले में बांधना जो है अपमान का जो है सूचक है। तो ऐसे अपमानित समाज की आवाज जो है माननीय बहन जी ने आप खुद बनी और ऐसे समाज को जगाया, उनके अंदर स्वाभिमान पैदा किया। और यही नहीं, जो लोग अपने आप को इस देश में हुक्मरान समझते थे, जो लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते थे, जो लोग अपने आप को बहुत लठैत समझते थे, माननीय बहन जी ने उनको भी सबक सिखाया। वो उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी। उनके शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर, जो भी अपने आप को धन्ना सेठ समझता था, उसको भी उन्होंने फर्श पे लाके उसकी औकात दिखाई। कानून का जो शासन है वो स्थापित करके उत्तर प्रदेश में उन्होंने दिखाया। और यही नहीं, जिन बहुजन महापुरुषों को खास करके हिंदुत्ववादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग दफन कर दिए थे, वैसे महापुरुषों को एक बार फिर से अशोका के बाद से अगर किसी ने फिर बहुजन महापुरुषों को संवारा है, सजाया है, तो वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी। आप जानते हैं, और चूंकि मनुवादी मीडिया के संपर्क में ज्यादातर दलित रहते हैं, ज्यादातर बहुजन लोग रहते हैं, ज्यादातर अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, तो जो इन लोगों के हक की बात करता है, इन लोगों के हितों की बात करता है, तो जो ब्राह्मणवादी मीडिया है, जो मनुवादी मीडिया है, जो हिंदुत्ववादी मीडिया है, वो ऐसे लीडरों के खिलाफ तमाम तरह का प्रोपेगेंडा चलाती है। और इसी में एक प्रोपेगेंडा ये भी आप देखते होंगे कि ज्यादातर लोगों को ये पता होगा कि माननीय बहन जी कम पढ़ी लिखी हैं, या बीजेपी के नेता ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कांग्रेस के नेता ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कम्युनिस्ट नेता ज्यादा पढ़े। उनको ये नहीं पता चलता है कि माननीय बहन जी की क्या डिग्री है, उन्होंने कितनी पढ़ाई लिखाई की है, और वो राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कितनी पूरी की है। तो ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना बहुत लोगों का सपना होता है। माननीय बहन जी
1975 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से के कालिंदी कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया 1975 में। बहुत सारे लोग तो आज पैदा भी नहीं होंगे। तो 1975 में आप समाज की हालत देख लीजिए क्या थी। हमारे समाज की जो बहन बेटियां हैं, हालांकि 1975 में जो होगा वो तो आज हमारी दादी माँ के समान होगा। उन लोगों का आप थोड़ा एकेडमिक रिकॉर्ड चेक करिए तो उनके घर में ही ये पाबंदी लगती थी कि नहीं नहीं दूसरे के घर जाना है, इसको पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको खाना बनाने की सीखना है, इसको ये सीखना है, इसको वो सीखना है। पढ़ने लिखने घर वाले ही पढ़ने लिखने से रोकते थे। ऐसे समाज से ये 1975 में ही क्या है ग्रेजुएट हो गई। तो एक बड़ी समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो लॉ फैकल्टी है इस देश में एक जाना माना इंस्टीट्यूशन है कानून के क्षेत्र में, कानून के पढ़ाई के क्षेत्र में। 1983 में ये यहाँ से लॉ ग्रेजुएट भी हो गई। उसके पहले इन्होंने बीएड भी किया, मेरठ की एक यूनिवर्सिटी है। ये सब करने के बावजूद ये टीचर बनी और उसके बाद इनको ये समझ में आया कि हम अपने समाज को सिविल सर्वेंट बन के जो है मजबूत कर सकते हैं। तो ये सिविल सर्वेंट की तैयारी भी करने लगे, सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करने लगे। लेकिन उसी दौरान एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें उस समय के इंदिरा गांधी को हराने वाले लोग, चुनाव में हराने वाले लोग, वो एक जलसा कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उस जलसे में जो अनुसूचित जाति के लिए जो है वो गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। माननीय बहन जी वहां मौजूद थी और ये सरफिरे तौर पे उसमें माननीय बहन जी को कोई नहीं जानता था, ना माननीय बहन जी किसी के भरोसे थी। लेकिन ऐसे प्रभुत्वशाली लोगों के खिलाफ जो है माननीय बहन जी ने उस सभा में क्या है उनको नंगा कर दिया, अपने ज्ञान से उनको जो है धूल चटा दी। ये बात जब मान्यवर साहब कांसीराम को पता चली तो मान्यवर साहब कांसीराम 77 में माननीय बहन जी के पास गए और माननीय बहन जी को फिर समाज के लिए बोला कि आप जैसे लोगों को इस समाज की जरूरत है। तो माननीय बहन जी ने नौकरी छोड़ी, सब कुछ अपना सपना छोड़ा, सिविल सर्वेंट का सपना त्याग दिया और मान्यवर साहब के कहने पे अपना जीवन पूरा बहुजन समाज को समर्पित कर दिया। और आज जो भी हम बहुजन आंदोलन देखते हैं जो अपने पैरों पे खड़ा है वो उसकी एक नींव का ईंट माननीय बहन जी की पर्सनालिटी है, माननीय बहन जी का योगदान है। आज जितने भी जाति के आधार पे संगठन बने हैं, चाहे वो राजनीति हो चाहे सामाजिक हो, अगर वो बने हैं तो वो इसलिए क्योंकि माननीय बहन जी ने जो बहुजन आंदोलन का संघर्ष किया है, बहुजन आंदोलन को मजबूत करने का संघर्ष किया है, उसके कारण ही उन लोगों को ये मौका मिला कि वो इस तरह का संगठन बना के लोगों के बीच में जा सके। अगर माननीय बहन जी बहुजन आंदोलन अपने कंधों पे न उठाती तो आपको पता है कि ऐसे जाति संगठन या जाति राजनीति की पार्टियां बनाने की लोगों में हिम्मत नहीं होती। तो माननीय बहन जी ने जो संघर्ष किया है उस संघर्ष को शब्दों में पिरोना जो है बहुत असंभव सा है, लेकिन फिर भी लोग जानना चाहते हैं कि माननीय बहन जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है। देखिए, आप बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से मिलते होंगे, बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर वकील से मिलते होंगे, जज से मिलते होंगे, उनके घर में सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, लेकिन अगर उनको आत्मसम्मान के ऊपर चेक करें कि कितने आत्मसम्मान के साथ रहते हैं, कितने अपनी जो आइडेंटिटी है, जो समाज में इनकी हैसियत है, उस हैसियत में ये कितना अपने को मशगूल रखते हैं, तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े से डॉक्टर इंजीनियर वकील डॉक्टर जज प्रोफेसर ये अपनी पहचान छुपाते हैं कि कोई न जान जाए, किसी को पता न चल जाए। उनके पास सारी सुविधाएं हैं लेकिन स्वाभिमान से जीने की हैसियत नहीं है। और जो व्यक्ति स्वाभिमान के साथ जीता है,
चाहे वो कितना ही कैसा भी काम करता हो, आप उस व्यक्ति को देखिएगा। ऐसे हर व्यक्ति की अगर आज कोई आइडियल लीडर है तो वो माननीय बहन जी हैं। स्वाभिमान का कोई प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक कभी महात्मा फुले हुए, कभी छत्रपति साहू जी महाराज हुए, कभी नारायणा गुरु हुए, कभी बाबा साहब अम्बेडकर हुए, कभी मान्यवर साहब हुए। अगर आज बहुजनों के स्वाभिमान का कोई प्रतीक है तो वो है माननीय बहन कुमारी मायावती। तो पहली बात, समाज में पहले भी लोग थे लेकिन आज भी लोग हैं। अगर आज लोग अपनी बात कहते हैं तो वही लोग कहते हैं जिनको अपने स्वाभिमान की समझ है, और ये स्वाभिमान पैदा करने में जो भूमिका निभाई है वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने निभाई। ये स्वाभिमान जो है स्कूली डिग्रियों से नहीं आता है, ये स्वाभिमान जो है बहुजन आंदोलन से आता है। उस बहुजन आंदोलन को मजबूत किया है, आगे बढ़ाया है माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने। तो स्वाभिमान की अगर परिचायक कोई है आज के समय में तो वो माननीय बहन जी हैं। ये स्वाभिमान लोगों को, जो जिन लोगों के गले में मटका बांध दिया गया था, उन लोगों के गले में टाई का क्या महत्व है, टाई कैसे स्वाभिमान का सूचक है, वो काम माननीय बहन जी ने किया। अगर इसका आप उदाहरण चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में जब 2007 से सरकार बनी, 2007 से 12 तक की सरकार रही, तो माननीय बहन जी ने जो कर्मचारी लोग हैं उनको प्रमोट किया, उनका वाजिब हिस्सा दिया, और वो कर्मचारी तो बन गए, अधिकारी तो बन गए, लेकिन स्वाभिमान से जिंदगी नहीं जी पाते थे। वो खुद अपने ऑफिसों में होने वाले जो अत्याचार हैं उनसे पार नहीं पा पाते थे। माननीय बहन जी ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन का अधिकार देके उनको प्रमोट किया। ठेकेदारी में युवाओं को भागीदारी दी, जो सरकारी ठेके होते हैं उसमें बहुजन समाज के खास करके SC ST लोगों को भागीदारी दी। शहरों में गरीब लोग रहते हैं, बड़ा मुश्किल होता है शहरों में कमरा लेके रहना किराए पे। ऐसे लोगों को 5 साल के अंदर पूरे प्रदेश के जिलों में मान्यवर कांसीराम शहरी आवास योजना बना के दी। बच्चों को कैसे मॉडल स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए उसके लिए उन्होंने महामाया इंटर कॉलेज, पंचशील इंटर कॉलेज, सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज, इस तरह के इंटर कॉलेज, और इस तरह के बच्चे फिर आगे कैसे पढ़ने चाहिए उसके लिए गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी बना के इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की। माननीय बहन जी इतना ही नहीं, जो गांव में कैसे जो गरीब लोग जहां रहते हैं उनका कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, अंबेडकर विलेज स्कीम के रूप में उन्होंने वो काम करके दिखाया। आज भी गरीब लोगों की बस्तियों की तरफ चले जाइए तो आपको दिखेगा कि मुख्य मार्ग से RCC से जो जुड़ा हुआ वो रास्ता है, जहां कभी कीचड़ हुआ करता था आज वो RCC से जुड़ा हुआ रास्ता आपको मिलेगा। सारी सुविधाएं वहां पे उन्होंने दी। उसके बाद छात्रों को निःशुल्क पढ़ाया। जब तक बहुजन समाज की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, निःशुल्क रूप से जो खास करके कमजोर और गरीब तबके के विद्यार्थी थे उनको इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का मौका मिला, चाहे वो डॉक्टरी का कोर्स हो, चाहे इंजीनियरिंग का कोर्स हो, चाहे टेक्निकल कोर्स हो, चाहे मेडिकल कोर्स हो, चाहे कोई कोर्स हो। ऐसे बहुत सारे लाभार्थी बच्चे आपको मिल जाएंगे जो 7 से 12 के बीच में माननीय बहन जी के शासनकाल में उन्होंने बिना पैसे के पढ़ाई की है। और यही नहीं, जो भेदभाव की नीतियां होती थी, जो सरकार भेदभावकारी नीति बना के चलाती थी, वो नीतियां खत्म की। सबको उनकी हिस्सेदारी के अनुसार प्रमोशन दिया, उनकी पोस्टिंग दी। यही नहीं, जिन लोगों की जमीनें दी गई थी सरकार के द्वारा और कब्जा नहीं दिया गया था, वैसे लोगों को, खासकर गरीब लोगों को उन्होंने जमीनें और कब्जा भी दिलाया। तो अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, आप कल्चर के क्षेत्र में देखें, आप बहुजन इतिहास के क्षेत्र में देखें, आप जो आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में देखें, माननीय बहन जी के समय में
बिजली पैदा करने वाले प्लांट लगे। वो प्लांट जब बिजली पैदा करने लगे तो बाकी की सरकारें कहने लगी कि हमने बिजली में ये सफलता हासिल की। एक भी प्लांट किसी ने नहीं लगाया। लेकिन ये जो दूरदृष्टि बहन जी की थी, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे बनाने का या गंगा एक्सप्रेसवे के नाम से उनकी जो परियोजना थी, जेवर में यो एयरपोर्ट बनाने की परियोजना थी, जो कुशीनगर में एयरपोर्ट बनाने की परियोजना थी, ये सारा जो डेवलपमेंट का रोड मैप है, ये माननीय बहन जी की देन है। ऐसे बहुत सारे विकासवादी नीतियां माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में कम समय में लागू की और जो वहां के लोगों के लिए आज क्रांतिकारी कदम के रूप में है। तो माननीय बहन जी का अगर आप आज देख लीजिए, राजनीति में इस जो जिस तरह से उन्होंने अपने पैरों पे समाज को खड़ा किया है, तो उसका नतीजा जो है ये है कि जो लोग बाबा साहब अंबेडकर से घृणा करते थे, आज वो लोग भी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हाथ में लेके वो गांधी की बात नहीं कर रहे हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर की बात कर रहे हैं। वो जय भीम का नारा लगा रहे हैं, वो संविधान के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। ये किसने किया है? तो ये माननीय बहन जी के संघर्षों के कारण हुआ है, क्योंकि माननीय बहन जी के संघर्षों के कारण ही समाज के स्वाभिमानी लोग अपने पैरों पे खड़े हुए। और स्वाभिमानी लोगों के सामने कितने भी चरित्रहीन लोग आ जाएं, वो टिक नहीं सकते। स्वाभिमानी लोगों की बातों को मानना लोगों की मजबूरी बन जाती है। तो आज स्वाभिमानी लोगों का संघर्ष माननीय बहन जी के नेतृत्व में वो रंग लाया है, जिसके कारण बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी लोग भी जय भीम का नारा लगा रहे हैं और भारतीय संविधान में आस्था न रखने वाले लोग भी, मनु के विधान में आस्था रखने वाले लोग भी भारतीय संविधान को के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। अगर आज खास करके एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में अगर कोई हक हकूक की चाहत पैदा हुई है, वो चाहत इसलिए पैदा नहीं हुई है कि ये 2024 का समय चल रहा है, वो इसलिए पैदा हुई है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में, माननीय बहन जी के नेतृत्व में ऐसे स्वाभिमानी लोगों ने अपने स्वाभिमान को जगाया है। और स्वाभिमानी लोगों का आप हक हकूक नहीं मार सकते। इसलिए स्वाभिमानी लोगों के सामने जो मनुवादी लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं नतमस्तक हो रहे हैं। तो ये आज जितना भी माहौल बदला हुआ है, चाहे वो राजनीति में हो चाहे समाज का हो, अगर उसमें कोई एक शख्स या एक विचारधारा जो उसको लीड करने वाली है, जो ये दिशा देने वाली है, तो वो आज माननीय बहन जी हैं। माननीय बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी, बाकी सारी पार्टियां अपने अपने मकसद के लिए बनी है। अगर कोई पार्टी समाज के मकसद के लिए बनी है, देश के मकसद के लिए बनी है, तो उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। इसलिए माननीय बहन जी के खिलाफ लगातार मनु मीडिया, मनुवादी लोग जो है दुष्प्रचार करते रहते हैं। उसके बावजूद भी माननीय बहन जी कभी विचलित नहीं होती हैं और हमेशा अपने लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होके अपने महापुरुषों के विचारों को बढ़ाने के लिए संदेश देती रहती हैं। तो उनके कंट्रीब्यूशन को जितना भी कहा जाए इस छोटे समय में बताना संभव नहीं है। आपने बताया है कि भारतीय राजनीति के अंदर जितने भी नेता हैं, जितने डायनामिक नेता हैं, उनका क्या इतिहास है और वो किस तरीके से बहुजन मिशन मूवमेंट से जुड़े, उनका स्वार्थ है या वो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। और आपने भी सीरीज के अंदर देखा कि जितने भी हमारे डायनामिक लीडर्स हैं, वह कितना समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, यह समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से SC/ST एक्ट को खत्म कर दिया जा रहा है, तमाम इस वक्त आरक्षण को नस्ते नाबूद किया जा रहा है, संविधान को बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पन्नों को आप अंदर से हटा दीजिए तो सिर्फ आपके हाथ में सिर्फ संविधान रह जाएगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है
जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।